गुड आफ्टरनून, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है इसके बारे में बात किया था, पेंटोज शुगर क्या है, इन सारी चीज़ों के और हायर न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी। आज के लेक्चर में हम शॉर्टली और ब्रीफली समझाएंगे कि हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से आफ्टर पॉलीमराइजेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो है हमारा डीएनए या आरएनए बनता है। आज हम लोग शॉर्टली देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। हालांकि इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड के बारे में बात किया है, एनहाइड्राइड के बॉन्ड के बारे में भी बात किया है, और आज हम लोग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इन चार बॉन्डों को बिल्कुल क्लियर करेंगे और पॉलीमराइजेशन क्या है, कैसे हमारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं, इस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो शॉर्टली इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देर न करते हुए सीधे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम लेते हैं, आप जानते हैं कि यह हमारा पेंटोज शुगर है और ये पहला कार्बन है, आप जानते हो। ये दूसरा हमारा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। पहले कार्बन पे आप देख रहे हैं OH ग्रुप ऊपर है और H नीचे है हमारा, और ये हमारा HOH। अब सपोज कर लीजिए इसको हम राइबोज शुगर ले रहे हैं, HOH। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियरली बताया है कि राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर क्या है और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है। और हम जानते हैं, सबसे पहले हम इधर की बात करते हैं और बारी बारी से हम इधर फिर चलेंगे। सबसे पहले देखें, ये हमारा है पेंटोज शुगर। आप जानते हो कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण शॉर्टकट में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है कि BSP से होता है, यानी बेस शुगर और फॉस्फेट से। इसको हमने ट्रिकली पिछले लेक्चर में समझाया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये पेंटोज शुगर है, इसका कार्बन नंबर 1 जो है, ये कार्बन नंबर 1 के जो OH है, यहाँ पे देख रहे हैं OH बॉन्ड, और इससे क्या होता है, हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। और नाइट्रोजनस बेस की कहानी हमने आपको बताया था कि दो तरह के बेसेज, एक प्यूरीन की बात हमने किया है पिछले लेक्चर में, और दूसरा पायरिमिडीन की बात किया है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया है। तो प्यूरीन में हम जानते हैं कि 9 मेंबर होते हैं, और 1379 की बात हमने किया था पिछले लेक्चर में। 1379 यानी 1 3 7 9 पे ये नाइट्रोजन में पाए जाते हैं। तो कार्बन नंबर 1 का जो OH बॉन्ड OH होगा, वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजनस बेस से कंबाइंड करेगा, चाहे वो प्यूरीन की बात हो यानी एडेनिन और ग्वानिन की बात हो, और पायरिमिडीन यानी उसमें हमने समझाया था कि पाई कट से, यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, तो इन किसी से भी बॉन्ड बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा। हमने सपोज कर लीजिए कि यहाँ एडेनिन ले लिया, तो एक हम देख रहे हैं कि हमारा शुगर है, पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारे समझ से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है आप समझ गए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पेंटोज शुगर है और जो नाइट्रोजनस बेस है, उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। चाहे वो प्यूरीन के साथ बने, चाहे पेरिमिडीन के साथ बने। आप जानते हैं कि कार्बन नंबर 1 का प्यूरीन के साथ अगर बनेगा तो 1 और 9 का, यानी कार्बन नंबर 1 9 नंबर नाइट्रोजन से संपर्क करता है, और पायरिमिडीन होगा तो यही कार्बन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1 से संपर्क करेगा, क्योंकि इसमें 6 मेंबर होते हैं, इसमें 9 मेंबर होते हैं। इसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। तो सीधी सी बात यह है कि जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ से देखिए OH, यहाँ यानी एक वाटर, पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाने के कारण जो बॉन्ड बनेगा इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा बना, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो बना इसको हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। यह भी याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड, यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जब बंधन बनता है
तो इस तरह से जो चीज़ें वो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो बनता है वो होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों बातें आप समझ गए। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम देखें, इधर हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात छोड़ दी। अब ये हमारा दाएं तरफ जो है नाइट्रोजनस बेस इस कार्बन नंबर 1 से जुड़ गया। अब हम चलते हैं इसके, यानी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं हम, ठीक है। अब इधर देखें, हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये जो रिंग होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? यह हमारा OH है, यह H हो जाएगा। आप जानते हो कि H है, OH है। अगर ये राइबोज प्रकार का शुगर है तो फिर हम यहाँ ले लेते हैं HOH, ठीक। और ये हमारा OH, H की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं अभी इधर बात कर रहा हूँ। तो 1, 2, 3, 4 कार्बन तो रिंग में पाए जाते हैं, लेकिन 5वां कार्बन हम जानते हैं कि रिंग से बाहर होता है, और इसी से CH2OH यानी अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यह बात आप ध्यान में रखिए। अब हम इसको देखिए क्या करते हैं। अब एक फास्फेट ग्रुप, यानी हम फास्फोरिक एसिड यहाँ लेते हैं H3PO4, आप जानते हो इसको। तो फास्फोरिक एसिड जब हम यहाँ पे लेंगे तो अब देखें ये क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है, और आप जानते हो कि अल्कोहल और जो एसिड इन दोनों के बीच में जब मिलन होता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, आप जानते ही हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखें ये हमारा यहाँ से H2O यानी पानी फिर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए आकर के ये हमारा बन गया वो, यानी ये तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इधर बना ही बना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन का 5वां नंबर का जो कार्बन है उससे हमारा यह एसिड जुड़ गया, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया। तो इस बॉन्ड को, यानी इस फास्फेरिक ग्रुप, इस बॉन्ड को एक नाम देते हैं, ये मोनोफॉस्फेट बन गया। देखिएगा इसको हम एस्टर, फास्फो एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इधर हमारा एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, और इधर जाकर के एक ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा, यानी फास्फोरिक एसिड जुड़ा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 5वें कार्बन से हमारा फास्फेट जो ग्रुप है जुड़ गया, यानी फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, और ये एस्टर बन गया, यानी फास्फो एस्टर बॉन्ड का यहाँ निर्माण हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक। और इधर हमारा क्या होगा, फास्फो एस्टर बॉन्ड बन गया। अब तक जो हम लोगों ने देखा वो ये न्यूक्लियोसाइड था। अब क्या हो जाएगा, यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी बेस से नाइट्रोजनस शुगर से नाइट्रोजनस बेस का इधर जुड़ना, और इसी शुगर से 5वें कार्बन से सल्फ्यूरिक जो फास्फेट ग्रुप है, यानी जो फास्फोरिक एसिड है, जब यह जुड़ जाता है तो ये जो संरचना हमारी बन गई, अब हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये बातें पिछले लेक्चर में हमने किया है। तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। और चूंकि मोनोफॉस्फेट है, ये एक ही फास्फेट है, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब एडेनिन के साथ जुड़ा है, ग्वानिन के साथ जुड़ा है, या किसके साथ जुड़ा है वो अलग बात है, उसका नाम लेकर के बोलेंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है। तो ये हमारा हो गया फास्फो एस्टर बॉन्ड, और ये हमने देखा कि ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, यह बात भी हमारे समझ से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ी सी बात और आगे चलते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि इसी से एक और हम फास्फेट ग्रुप जोड़ दें, एक और फास्फेट जोड़ दें, तो ये हमारा हो जाएगा, ये मोनोफॉस्फेट था, अब इसको हम डाइफॉस्फेट कहते हैं। जैसे ए है, एडेनिन हमने लिया है, तो ADP लिख दे, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक और हम ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइस, यानी ATP बोलेगा, ATP बोलेगा, और ये था हमारा ADP था भाई। तो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक और जुड़ गया,
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। और यही एक बात आपको बताता चलूं कि जब ये एक फास्फेट है और एक और फास्फेट है, इन दो फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको भी हम एक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, फास्फो। याद रखिएगा, फास्फो एनहाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है और यह बॉन्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि एटीपी हमारी स्वतंत्र होती है, वो एनर्जी कैरियर के रूप में काम करती है। और ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक साइकिल होती है, उसकी एनर्जी करेंसी होती है, यानी एनर्जी का सिक्का होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द मेटाबॉलिक साइट भी इसको हम कहते हैं। यह बातें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने की है। तो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और ये एनर्जी जब एक टूटता है, यानी तीसरा वाला ये जब टूटेगा, तो हमने देखा था कि 8.9 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होगी, और दूसरा वाला भी अगर टूटता है तो 6.5 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जब दोनों टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो मेटाबॉलिक सेल के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी चल रही है उसके लिए एटीपी एनर्जी का स्रोत बनता है। तो ये तो रहा हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड और फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। हमारे समझ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जब आपस में जोड़ा जाता है, पॉलीमराइजेशन होता है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का, तब जाके हमारा बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आइए देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। अभी आपने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना बन गई वो क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड बन गई। अब हम सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड हमने यहाँ लिया है। सपोज कर लीजिए यहाँ हम कार्बन का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और सपोज कर लीजिए कि हमने राइबोज प्रकार का शुगर यहाँ लिया है। यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, और 5वें नंबर के कार्बन से सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉस्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक ग्रुप जो है, फास्फेट ग्रुप हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे एक रख दिया हमने, ये न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड सपोज कर लीजिए और हम यहाँ डाल देते हैं। चलो भाई, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये कार्बन नंबर 5 है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड हमारा यहाँ से यहाँ तक है, एक न्यूक्लियोटाइड और हम लेते हैं। तो इसको देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए। अब देखिए होता क्या है, जब एक न्यूक्लियोटाइड यानी हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एटीपी हम यहाँ ले रहे हैं, और हम यहाँ मोनो एडिनोसिन यानी एएमपी ले रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, एएमपी भी तो है, ये एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में जब हम कोशिका के अंदर, हम जानते हैं कि एटीपी होती है, वो स्वतंत्र रूप से उसमें कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर पाई जाती है। तो ये साइटोप्लाज्म में जो एटीपी है वो स्वतंत्र रूप में है, तो ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में ही आती है। एनर्जी जो है एटीपी के रूप में ही आती है, इसीलिए तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल साइकिल इसको कहा जाता है। तो ये सपोज कर लीजिए कि एटीपी के रूप में यहाँ आ गई। अब यहाँ पे है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, और इसको हम जोड़ने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे जुड़ता है, ये प्लस कर दिया हमने। अब देखिए होगा क्या, ये तो हमारा भाई, अब जब ये होता क्या है कि इसका कार्बन नंबर 3 यानी पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 का जो OH है, और दूसरा, ये मान लीजिए हमने फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड मान लिया और ये हमने सेकंड न्यूक्लियोटाइड मान लिया, तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का 5वां है ये हमारा, ठीक भाई। और ये हमारा पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा का OH, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो फास्फेट ग्रुप है यानी जो फास्फोरिक एसिड है उसका OH। अब इन दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन होगा, यानी यहाँ से क्या होगा, एक यानी पानी का अणु अब यहाँ से भी
निकल जाएगा। यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगी और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जैसे इनका मिलन होगा पानी बाहर निकलेगी, ये बांड भी टूट जाएंगे। जो फास्फो एनहाइड्राइड जो बांड बने हुए हैं, जो हाईली एनर्जेटिक हैं, ये बांड भी ब्रेकअप हो जाएंगे। और ब्रेकअप होने के बाद देखिए क्या हो रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये हमारा एक से जो है ये ग्लाइकोसिडिक बांड बना और इधर से हमारा क्या हुआ, H2CO ये बना हुआ है। ठीक, तो 1 2 3 ये 4 और 5 हम लोग देख ही रहे, कार्बन रिंग के बाहर होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हम लोग देखते हैं कि कैसे 3 to 5 और 5 to 3 लिखा जाता है, वो भी आप समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही एक पानी का अणु निकल रहा है, देखिए तो हुआ क्या, इसका तीसरे यानी पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5, देखिए इन दोनों के बीच जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। और ये जो बॉन्ड बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहेंगे फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एस्टर तो यहां बन चुका है भाई, एल्कोहल और फास्फोरिक एसिड के बीच, तो एक एस्टर तो यहां बन चुका है, फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो एक और एक बॉन्ड यानी एक न्यूक्लियोटाइड के बीच दूसरे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जब पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5वें से फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे फास्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक, और लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बन रहा है, तब इसको हम बोलेंगे, चूंकि एक एस्टर यहां बन चुका है, एक एस्टर बॉन्ड और यहां बन रहा है, तब इसको हम कहेंगे फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से, और ये हमारा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये तो आप जानते ही हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ, फास्फो एस्टर बॉन्ड हुआ, और यानी फास्फोरस और फास्फोरस यानी पी और पी के बीच में, यानी इसी फास्फोरिक एसिड से और भी जब फास्फोरिक एसिड ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे, 2 मैक्सिमम, तो वो फास्फो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, यानी एक फास्फोरस से दूसरे फास्फोरस के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बारे में भी हमने बताया। तो एक न्यूक्लियोटाइड हम देख रहे हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड के माध्यम से जुड़ गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्या है, तो आप ये कहेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बातें और देखते हैं। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो पहला एस्टर है, यानी पहला जो शुगर है, इसका आप क्या देख रहे हो कि इसका पहला का तीसरा जो है ये आकर के बांध बना लिया है इस 5वें से। ठीक, अब ये क्या होगा, इसी तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा यहां हम देखेंगे क्या, अगर ये पहला है ये दूसरा है तो इधर तो इसका 5वां इससे तीसरे से जाके मिल गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर राइबोज प्रकार का शुगर है तो ये OH खाली, ये सिरा क्या है, स्वतंत्र होगा। और इसका इधर ऊपर में देखिए, इसका तो तीसरा सिरा जो है, ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा सिरा 5वें से बच गया है,
तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। और लेकिन हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड के देख रहे हैं कि OH इसका तीसरा सिरा फ्री है और इस पहले वाले का एक तरह से क्या है, पांचवा सिरा फ्री है भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसी को हम लोग 5 3 इस तरह से लिखते हैं, यानी ऊपर वाले का पांचवा सिरा फ्री है और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा सिरा फ्री है। अब इसी तरह से सपोज कर लीजिए कि एक न्यूक्लियोटाइड और आप अगर ले लो तो क्या होगा भाई, ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ये सपोज कर लीजिए H2C हमने ले लिया, O ले लिया, P ले लिया, OH OH और मान लिया ये O है, P ऐसे, फिर एक और मान लीजिए इसके साथ आ गया, तो यही कहानी यहाँ भी दोहराई जाएगी। अब क्या होगा भाई, जिस तरह से यहाँ बॉन्ड बना है उसी तरह से अब इसका तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। क्यों, अब ये P देखिए, अब यहाँ से P मिल जाएगा, ठीक, ये O और फिर ये HO और फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक और न्यूक्लियोटाइड, इसका कार्बन नंबर 5वां, फिर आकर के यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यह कार्बन, इसका कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 फिर आकर के यहाँ पे बस जाएंगे, फिर यहाँ पे एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता चला जाएगा। तो जब जुड़ते चले जाएंगे तो यही हो जाएगा पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, DNA बनते हैं या RNA बनते हैं। अगर यहाँ पे OH समूह है यानी राइबोज प्रकार का शुगर है, तो ये मान लीजिए एक ही स्ट्रैंड है, ये हमारा RNA का निर्माण हुआ इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। आफ्टर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इट कन्वर्ट इनटू द RNA, यह RNA में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा है RNA बन गया। अब DNA अगर बनना होगा तो क्या होगा, पैरेलल एंटी पैरेलली चलते हैं, ये 5 to 3 और 3 to 5 करके एक और इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से, जिसे हम लोग कमिंग लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह से आप हमारे समझ से ब्रीफ में समझ गए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, यानी शुगर और क्षार के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के शुगर क्षार के साथ साथ इधर हम फास्फोरिक एसिड अगर ले लेंगे तो हमारा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड के बीच में और इसके कार्बन 5 के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और भी इसके अंदर अगर फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ADP बन गया, ATP बन गया, तो फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इसके बारे में हमने बात की। और हम जानते हैं कि इस तरह से तमाम न्यूक्लियोटाइड आपस में अगर मिलते चले जाएंगे तो पानी का रिमूवल होता चला जाएगा और ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, एनहाइड्राइड बॉन्ड क्या है और फास्फोएस्टर बॉन्ड क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।